Assalamu alaikum student. How are you all? Hope you are all fine. I am Sadia Makfoor and I am teaching you science today. Today our unit is unit 2, ecosystem. Now start reading ecosystem. Okay student, turn the page number 20. Ecosystem. Everything around us making our environment. The environment consists of living and non-living components. Both these components interact with each other. Every organism lives in particular environment. An ecosystem is made up of all living and non-living things that interact in an area. Living organisms have their own specific ecosystem. They are adapted to live in their ecosystem, get all the needs of life from it. The place where an organism lives in ecosystem is known as habitat, as lions live in a grassland, birds live on the trees, etc. These are two types of ecosystem, natural ecosystem, artificial ecosystem. अच्छा, इकोसिस्टम स्टूडेंट्स, बेसिकली इकोसिस्टम हमारा एनवायरनमेंट है जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं. इस पूरे पैराग्राफ में उसने बताया हुआ है कि वो एरिया जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, उसको इकोसिस्टम कहते हैं. और इकोसिस्टम की टू टाइप्स हैं. इकोसिस्टम जैसे एक लाइन है वो अपनी डेन में रहता है और जो बर्ड्स हैं वो ट्रीज़ पे रहते हैं. मतलब हर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का अपना एनवायरनमेंट है, लेकिन इंटरेक्ट वो उसी एनवायरनमेंट में रहते हुए एक दूसरे से करते हैं. इसकी टू टाइप्स हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम दैट ऑकर्स नेचुरली एंड कैन सर्वाइव विदाउट एनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम human is known as natural ecosystem. Natural ecosystem is community of living and non-living entities which occurs freely in nature. Forest, rivers, grassland, desert are natural ecosystem. Artificial ecosystem. Man-made ecosystem is known as artificial ecosystem that like aquarium, garden, crop fields and zoo. अच्छा, टू टाइप्स के इकोसिस्टम बताए गए हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम नेचुरल होते हैं बिल्कुल, उसमें इंसान का कोई रोल नहीं होता, वो खुद ब खुद बनते हैं. जैसे कि फॉरेस्ट है, रिवर है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ये वो इकोसिस्टम है जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं. बाकी जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है वो मैनमेड है, जिसमें आप अपने घर का गार्डन देख लें, कोई फ़िश एक्वेरियम देख लें या क्रॉप फील्ड देख लें, ज़ू, ये सारी चीज़ें मैनमेड है, ये जो इंसानों ने डेवलप की हुई है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम. ग्रासेस आर main vegetation, trees and shrubs are absent or very rare. In grassland, vegetation is dominant due to grasses. Grasses provide food. Major organism found in grassland ecosystem: lion, elephant, cows, deer, zebras. Grassland ecosystem ecosystem की टाइप है नेचुरल इकोसिस्टम की, जिसमें हमें उसके नेम से ही पता लग रहा है कि ग्रासेस वहाँ पे डोमिनेंट हैं, ग्रासेस हैं और वहाँ पे लिटिल वेजिटेशन है. और उसके जो इससे रिलेटेड जो एनिमल्स हैं वो लाइन है, एलिफेंट है, काउज़ है. काउज़ आपको पता है ज़्यादातर चरागाहों में काउज़ वगैरह होती हैं, तो जिस तरह का वो एनवायरनमेंट है उसी से रिलेटेड वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. नेक्स्ट है फॉरेस्ट. हर एनिमल्स, प्लांट्स, डाइवर्सिटी एंड एवरग्रीन ट्रीज आर प्रेजेंट. हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड हेयर. There is more rain in forest. Monkeys, tigers, snake, insects. अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम की जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं कि वहाँ पे एनिमल और प्लांट्स डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके नेम से ही शोर है फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ऑर्गेनिज्म के लिए फूड की, और उनके एनवायरनमेंट भी ज़्यादा उनके लिए फेवरेबल होता है. रेनफॉल ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे जो इसकी बायोडाइवर्सिटी है वो भी ज़्यादा है. इसमें मंकीज, टाइगर्स इससे रिलेटेड एनिमल्स हैं. डेजर्ट. इट कवर्स 1/5 ऑफ अर्थ सरफेस. देयर इज़ वेरी लो रेनफॉल. नॉट टू मच वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हेयर. कैमल्स, लिजर्ड, स्नेक्स. अच्छा, अब जो डेजर्ट इकोसिस्टम है इसमें यह है कि रेनफॉल बहुत कम होती है. ये सबको पता है कि रेनफॉल डेजर्ट में बहुत ज़्यादा कम होती है. रेनफॉल कम होने की वजह से वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं होती और एनिमल्स की वैरायटी भी बहुत कम होती है. और कुछ एनिमल्स हैं जो डेजर्ट इकोसिस्टम में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि कैमल, लिजर्ड. और कैमल भी अपनी बॉडी को इस तरह से उसने नेचुरली अडॉप्ट किया हुआ है कि वो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकता है, कम पानी पीकर वो सर्वाइव कर सकता है, इसलिए वो डेजर्ट में डेजर्ट की स्पेसिफिक ये एनिमल है. इट कवर्स ओशन. इट कवर्स 72% ऑफ Earth's surface.
Deep sea is that part of ocean which is dark and cold. Ocean are examples of marine environment. Octopus, starfish, sharks, whales. ओशन इकोसिस्टम जो है वो 72% हमारी अर्थ का वाटर ने कवर किया हुआ है और इसमें डीप सी आ जाता है और इसके जो एनिमल्स हैं इससे रिलेटेड वो ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क और वेल्स. फ्रेश वाटर, रिवर, लेक, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स फॉर्म फ्रेश बॉडीज. इट्स वाटर इज़ ड्रिंकेबल एंड इज़ सप्लाइड टू क्रॉप्स. ट्राउट, रहू, बुलफ्रॉग, डॉल्फिन एट्सेट्रा. अच्छा, जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसकी जो ये इससे रिलेटेड फ़िश हैं और ये इसका जो वाटर होता है वो ड्रिंकेबल होता है और ज़्यादातर जो क्रॉप्स को जो पानी जाता है वो फ्रेश वाटर से जाता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से जाता है. उसके बाद एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अब इन इकोसिस्टम में जो एनिमल्स रहते हैं या जो प्लांट्स वहाँ पे सर्वाइव करते हैं उनमें क्या एडेप्टेशंस हैं, वो किस तरह से वहाँ पे सर्वाइव करते हैं. ऑर्गेनिज्म शो एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट. इट मीन्स दैट दीज ऑर्गेनिज्म पोजेस special features that help them in living successfully that in that particular environment. अब ये अडेप्टेशन इसलिए होती हैं कि वो ऑर्गेनिज़म उस इकोसिस्टम में सक्सेसफुली सर्वाइव कर सके. ऐसा ना हो कि उस हार्श एनवायरनमेंट में से वो वहाँ पे एंडेंजर्ड हो जाए या उसको कोई और ख़तरा हो, तो वो अपनी बॉडी में इस तरह की अडेप्टेशंस करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स कि वो उस स्पेसिफिक सिस्टम में सर्वाइव कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल वन है, plants in desert have leaves in shape of spines to reduce evaporation of water. अच्छा, जो डेजर्ट इकोसिस्टम में प्लांट्स होते हैं वो अपने लीव्स को इस तरह से शेप करते हैं कि वो स्पाइंस की शेप में होते हैं ताकि वाटर की इवेपोरेशन कम से कम हो, क्योंकि वहाँ पे पहले ही वाटर की शॉर्टेज होती है, प्लांट्स को इतना ज़्यादा पानी पहले से ही नहीं मिलता, तो वो अपने उसको इस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं अपने लीव्स को कि वाटर की इवेपोरेशन कम से कम हो और वो सर्वाइव कर सके. पोलर बियर हैज़ थिक फर टू फाइट विद कोल्ड वेदर. अब कोल्ड वेदर में पोलर बियर होते हैं वो अपनी बॉडी पे उनकी थिक फर होती है जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है. एग्जाम्पल 3 है, फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर. फ़िश जो है उसकी अडेप्टेशन ये है कि उसके पास गिल्स होते हैं वाटर में सर्वाइव करने के लिए. एग्जाम्पल 4, बोट शेप ऑफ फिश हेल्प्स टू स्विम ईजिली इन वाटर. कुछ होती हैं फ़िश, उनकी शेप जो होती है वो बोट शेप होती है जिसकी वजह से वो इजीली वाटर में स्विम कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं. एग्जाम्पल 5, एम्फीबियंस आर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. फॉर एग्जाम्पल टॉड, फ्रॉग, सैलेमेंडर. इन वाटर दे रिस्पायर थ्रू स्किन एंड ऑन लैंड दे रिस्पायर थ्रू लंग्स. एम्फीबियंस जो हैं वो वाटर और लैंड दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं. जब वाटर में वो जाते हैं तो वो अपनी उसकी लैंड पे जब होते हैं तो स्किन से वो अपने रेस्पायर करते हैं और जब वाटर में होते हैं तो लंग से वो रेस्पायर करते हैं. एग्जाम्पल 6, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग बरी देमसेल्व्स इन बर्ड एंड स्लीप ड्यूरिंग स्वेयर कोल्ड सीजन टू सर्वाइव. दिस इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन. अब एम्फीबियंस में लाइक फ्रॉग है वो हाइबरनेशन इस प्रोसेस को कहते हैं कि जब विंटर सीज़न होता है तो ये कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ज़मीन के नीचे अपने आप को छुपा लेते हैं और वहीं पे ही अपना पूरा विंटर गुजारते हैं और उस दौरान उन्हें किसी डाइट वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और फूड के बगैर ही वो वहाँ पे रहते हैं, लेकिन वो ज़िंदा ही रहते हैं. तो इस प्रोसेस को हाइबरनेशन कहते हैं और ये एम्फीबियंस, मोस्टली एम्फीबियंस जो है ना वो हाइबरनेशन करते हैं. एग्जाम्पल 7, बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स फॉर ऑफ देयर ट्रंक एंड विंग्स. बोथ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प देम इन फ्लाइट. बर्ड्स की जो मसल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी ट्रंक भी, जिसकी वजह से वो फ्लाई करने में उनको फ्लाइट में हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल 8, द कलर और पैटर्न ऑफ स्किन ऑफ कैमलियन बिकम सेम एज दैट द सराउंडिंग विच सेव्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. अब कैमलियन जो कि गिरगिट है वो अपने आप को छुपाने के लिए उसके प्रीडेटर से, शिकारी से बचाने के लिए वो क्या करता है, अपनी स्किन कलर को चेंज कर लेता है. मतलब अगर वो ग्रीन लीव्स पे होगा तो ग्रीन कलर अपना चेंज कर लेगा, अगर वो उस पे होगा सॉइल में होगा तो अपना कलर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा, जिसकी वजह से उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है और उसके ऊपर कोई शिकारी वगैरह जो है वो हमला नहीं कर सकता. कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. एन इकोसिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स, एक इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं. जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उन्हें बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उन्हें एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं. जो एबायोटिक कंपोनेंट्स पहले हम डिस्कस करेंगे. एबायोटिक कंपोनेंट्स
are non-living chemicals and physical part of environment that affect living organism and functioning of ecosystem. These are light, sun is the major source of light for our earth. Plants use sunlight to make their food, and this food is used by all other organism either directly or indirectly. ठीक है, जो पहला ए बायोटिक फैक्टर है वो सन है, और सन में हम देखें कि हमारे पास मेजर सोर्स जो है वो सूरज है, जहाँ से हमें रोशनी आती है, और तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली. Temperature. Moderate temperature is the primary need to exist. When temperature is very low, the organism cannot survive due to freezing of their body. At very high temperature, and low temperature body mechanism are disturbed. अच्छा, टेम्परेचर एक दूसरा फैक्टर है जो कि एक बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स को अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, फ्रीजिंग, तो बॉडी तब भी फंक्शनिंग नहीं कर सकेगी, और अगर बहुत लो होगा तो तब भी उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी. सॉइल इज़ अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ in which plants grow. It holds plant firmly in ground. It provides nutrients and water to growing plants. Soil consists of many types of layers. Humus is the best soil for plant growth. अच्छा, सॉइल जो है इसका तीसरा ए बायोटिक फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है एक ऑर्गेनिज्म की प्लांट की ग्रोथ के लिए. इसकी सॉइल में आपको पता है जैसे कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वाटर जो है वो प्लांट्स रूट से इसमें यूज़ करते हैं अपने लिए, वो सॉइल से ही लेते हैं. और जो बेस्ट टाइप की सॉइल है जो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती है, ज़्यादा हेल्प करती है, वो ह्यूमस है. इसके बाद है एयर अराउंड अस इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेज. इट्स मेजर कंपोनेंट आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स. Plants use carbon dioxide to make the food. Human breathe through lungs. During breathing they inhale oxygen and exhale carbon dioxide. अब हमें ये पता है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनको एयर की ज़रूरत होती है. इसका ये एयर जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का. प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं अपनी फूड मेकिंग के लिए, और ह्यूमन जो है वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, और इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज़ करते हैं. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स. वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर फ्यू डेज बट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर. फॉर प्लांट्स रिक्वायर वाटर टू मेक फूड. इट कंस्टिट्यूट्स मेजर पोर्शन ऑफ living things body. Our body consists of 75% water. We use water for drinking, cooking, washing and cleaning. अच्छा, वाटर जो है ये हमारा फिफ्थ जो है ना कंपोनेंट है, ए बायोटिक कंपोनेंट है, जो हमारी जो बॉडी है उसका भी 75% वाटर से मिलके बना है. और ये चाहे वो एनिमल है, प्लांट है, उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. उसके यूजेस में हमें पता है कि हमारे डेली यूज़ में वाटर का जो है वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है. उसके बाद है बायोटिक कंपोनेंट्स. Biotic components are living components that affect the other organism or the shape of the ecosystem. Each biotic factor needs a proper amount of energy and nutrition to function properly. These are grouped as producers, consumers and decomposers. ठीक है, जो हमारे इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो हैं बेसिकली प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स. अब प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हमें पता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उधर जो मेजर फूड का सोर्स है वो प्लांट्स हैं. तो प्लांट्स हमारे जो हैं वो सारे प्रोड्यूसर्स हैं. ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस फूड इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स एज वेल. दैट इज़ वाई प्लांट्स एंड एल्गी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. Algae are the major source of food for aquatic organism. Plants bear seed and fruits are provide all types of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals to other organisms. हमारे उससे इस पैराग्राफ में यही बताया कि जो प्लांट्स हैं वो क्योंकि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, इसलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं. ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं. प्लांट्स फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं. उसके बाद है कंज्यूमर
animals cannot prepare their own food by they get their food from other plants directly or indirectly. They are called consumers. All humans and animals are consumers. ठीक है, एनिमल्स जो हैं वो सब कंज्यूमर है क्योंकि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर और दूसरे एनिमल्स के ऊपर कि वो अपनी फूड वहाँ से गेन करते हैं, इसलिए ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं. उसके बाद डिकम्पोजर्स, the organism which break down the dead plants and animals into simple substances and obtain their food from them are called decomposers. Fungi and some bacteria get their food from dead bodies of plants and animals. They break down the dead bodies and set free the nutrients locked in the body and mix them in a soil. अच्छा, decomposers हमारे all type of micro organisms जो हैं वो decomposers हैं, जिनमें जो major decomposers हैं वो fungi हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें नज़र नहीं आते, हर जगह पे मौजूद होते हैं, इसलिए जो भी प्लांट या एनिमल डेड होता है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फौरी अटैक करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म की ब्रेक डाउन करके उसको आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गेनिज्म वहाँ से ख़त्म हो जाता है. आपने देखा है कि अगर ये डिकम्पोजर्स ना हो तो दुनिया में बहुत सारे एनिमल जिनकी डेली डेथ होती है तो यहाँ पे हीप्स ऑफ एनिमल्स इकट्ठा हो जाए, लेकिन वो नहीं होता क्योंकि उन पे नेचुरली डिकम्पोजर जो हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अटैक करते हैं, हमें नज़र नहीं आते. फंजाई एंड बैक्टीरिया उस पर अटैक करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ब्रेक डाउन करके डेड बॉडीज डिज़ोल्व कर देते हैं. जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और कुछ जो है वो अपनी फूड उससे हासिल कर लेते हैं. वैल्यू ऑफ अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम, नो वन कैन लिव अलोन. एन इकोसिस्टम इज़ कैरेक्टराइज्ड एज द ग्रुप ऑफ living organisms that interact with each other and with non-living things. Plants use sun's energy and produce food and oxygen. Animals eat this food and use oxygen for respiration. During respiration, animals produce carbon dioxide which is used by the plants to make food. Such well-maintained ecosystem is called balanced ecosystem. The sun is the main source of energy in the ecosystem. A balanced ecosystem provides food, shelter, recycle nutrients and protection to living organisms. अब एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि अगर इकोसिस्टम बैलेंस होगा तो तभी एनिमल्स का और प्लांट्स का सर्वाइवल अच्छा होगा. अब इकोसिस्टम में जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है. सन एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और एनिमल्स उसी फूड को यूज़ करते हैं. इस तरह से एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम चलता है. फूड चेन, द सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीन ईटन अमंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन. Plants produce food which is eaten by other animals, herbivores and omnivores. These animals are eaten by some other animals, carnivores and omnivores. This process continues, it ends at their death. After death of organism, dead bodies are decomposed by decomposers. अगर हम फूड चेन की बात करें तो एक एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल को उसकी खुराक बनता है और फिर वो एनिमल जो है वो नेक्स्ट किसी ऑर्गेनिज्म की खुराक बनता है. इस तरह से ये पूरी फूड चेन चलती है. सबसे पहले प्लांट्स जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं. प्लांट्स को हर्बीवोर्स, ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, उनको हर्बीवोर्स यूज़ कर लेते हैं. हर्बीवोर्स को नेक्स्ट जो है वो ओमनीवोर्स यूज़ करते हैं और इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता है. एक जब ऑर्गेनिज्म की एंड पे डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर डिकम्पोजर्स अटैक कर देते हैं. डिकम्पोजर में फंजाई और बैक्टीरिया, जिनको हमने पहले डिस्कस किया कि वो किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते हैं और उसकी डेड बॉडी को डिज़ोल्व कर देते हैं. उससे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कुछ सॉइल में चले जाते हैं और कुछ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी फूड के तौर पर यूज़ कर लेते हैं. इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता है. ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स इन अ फूड चेन. एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, मीन्स दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड. हेटेरोट्रॉफ्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. इस लिहाज से फिर जो प्लांट्स हैं वो सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं क्योंकि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और एनिमल जो हैं वो सारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं क्योंकि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे और प्लांट्स पे अपनी फूड के लिए. दे ईट देयर ऑर्गेनिज्म, eat other animals or the plants to survive according to the food they eat. They can be classified into three major groups: herbivores, carnivores, omnivores. Herbivores are the animals that eat only plants. They have sharp cutting teeth at the front and grinding teeth at the back. Example of herbivores are cows, buffaloes, deers, horses, giraffe, zebras and donkeys. Herbivores वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते क्योंकि सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं
और ये ओनली जो है ना प्लांट्स जो हैं उनको वो इनकी फूड होती है। और उसी क्योंकि प्लांट्स इनकी फूड है, इसी के लिहाज से उनकी जो टीथ हैं वो इसी तरह से डेवलप होते हैं कि वो ग्राइंडिंग के लिए शार्प होते हैं उनके टीथ, और वो दूसरे ग्रासेस को और दूसरी वेजिटेबल्स को कट करने के लिए उनके जो टीथ होते हैं ना वो डिज़ाइन किए गए होते हैं। जिसमें ज़ीब्रा और डंकीज़ के देख लें कि ये सिर्फ अगर प्लांट्स खाते हैं तो उनके टीथ भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं, शार्प कटिंग टीथ होते हैं। इसके बाद कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर्स आर द एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स आर लायन, टाइगर, फॉक्सेस, ईगल्स। दे हैव वेरी शार्प टीथ और बीक टू टीयर फ्लैश। कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स का मीट जो है, उनका जो फ्लैश है वो खाते हैं सिर्फ, और वो प्लांट्स को यूज़ नहीं करते अपने फूड के तौर पर, सिर्फ मीट और फ्लैश ही उनका जो होता है फूड होता है। जिसमें आप देख लें कि बहुत सारी जैसे लाइन है, टाइगर है, फोक्सेस हैं, ईगल्स, ये इनके टीथ जो होते हैं वो भी बहुत शार्प होते हैं और इस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं कि वो फ्लैश को बहुत ईजीली जो है ना टीयर कर सकें। Omnivores. Omnivores are the animals that eat both plants and animals. Example of omnivores are bear, cow, cockroach, hens, human. अच्छा, omnivores वो organisms हैं जो कि plants और animals दोनों का यूज़ करते हैं अपने फूड में, और इनमें बियर हैं, ह्यूमन बीइंग भी इसी में आते हैं कि जो हम भी जो है वो वेजिटेबल्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। तो इस तरह से क्रोज हैं, कॉकरोच हैं, ये भी दोनों तरह की फूड को यूज़ करते हैं। Link of food chain. A food chain consists of 3 links. The first link is producer, plant or algae. The second link is herbivore or omnivore, animals, rat, goat and zebra. The third link is carnivore, is the omnivore animals, lion, fox and snake. अच्छा, फूड चेन का आपस में हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स एंड कार्निवोर्स ये इंटरलिंक्ड है आपस में, जिनको भी हमने डिस्कस किया है। ये आपस में इंटरलिंक है। इन तीनों की मौजूदगी में एक फूड चेन जो है वो कंप्लीट होती है। बैलेंस्ड बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। ईच नंबर इन अ फूड चेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट फूड चेन शोन इन द फिगर। लेट्स से इफ़ द रैट डिसअपियर देन कॉर्न प्लांट्स विल बिकम in excess, the owl will decrease. Ultimately, the third food chain, if the python disappear, the frog will become in abundance and eagle will decrease. अच्छा, अब इसने इस पिक्चर के लिहाज से फूड चेन का हवाला दिया है कि अगर एक फूड चेन में कोई एक एनिमल मिसिंग होगा या कम हो जाएगा तो दूसरे की तादाद बढ़ जाएगी, और अगर वो दूसरा जो है वो कम हो जाएगा तो उसके पहले की तादाद बढ़ जाएगी। मतलब क्योंकि एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म की फूड है, तो अगर एक ऑर्गेनिज़म, फिगर नंबर इसमें देखें कि थर्ड फूड चेन देखें अगर आप, तो इसमें वो कह रहा है कि अगर पाइथन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, कम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो फ्रॉग, क्योंकि पाइथन जो है वो फ्रॉग को ईट कर रहा है, तो फ्रॉग की तादाद अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो अबंडेंट हो जाएंगे एक एनवायरनमेंट में। इसी तरह से जब एक फोक्स जो है वो डिसअपियर हो जाएगी तो रैबिट की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से रैट है, रैट अगर रैट को क्योंकि आउल खा रहा है, आउल अगर डिसअपियर हो जाएगा तो रैट्स की तादाद जो है इकोसिस्टम में ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से एक ऑर्गेनिज़म की कम या ज़्यादा होने की वजह से दूसरे ऑर्गेनिज़म की भी उसके अबंडेंस पे फ़र्क पड़ता है। Predator prey relationship. Predator is an organism who attacks, kills and feeds on other organism. For example, frog, fox, lion and tiger. The organism which is killed and eaten by predator is called a prey. For example, insect, rabbit, zebra and deer. The relationship between predator and prey is called predation. For example, frog preys upon insect, and here frog is the predator and the insect is a prey. सिमिलरली फॉक्स इज़ द प्रीडेटर एंड रैबिट इज़ अ प्रे। वो कह रहा है कि एक प्रीडेटर प्रे का रिलेशनशिप ये है कि प्रीडेटर वो ऑर्गेनिज़म है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज़म पे अटैक करता है और उसको किसी न किसी तरीके से खा लेता है। अब वो जो ऑर्गेनिज़म उसने खाया होता है वो प्रे होता है। इसको अगर आप एग्जांपल से देखें तो अगर फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट्स को खाता है, तो इसमें फ्रॉग जो है वो हमारे पास प्रीडेटर है, इंसेक्ट क्योंकि उसकी खुराक बनते हैं इसलिए वो प्रे हैं। इस तरह से फ्रॉग के बाद फॉक्स है वो प्रीडेटर है और रैबिट जो है वो प्रे है। कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल फूड एंड शेल्टर आर यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई, सो देयर इज़ कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिज्म फॉर द यूज़ ऑफ दिस
resources. This competition may be between same organism or the different organism. For example, woodpeckers and squirrels often compete for the same space in trees. Lion and cheetahs compete for the same prey. Even plants also show competition for water. अच्छा, एक इकोसिस्टम में जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं तो उनका आपस में कंपटीशन भी होता है, ठीक है, और जो जितना ज़्यादा अच्छा फूड और शेल्टर को गेन करता है वो ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करता है इकोसिस्टम में. अब अगर लाइन और चीता एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उनके दरमियान में आपस में प्रे का कंपटीशन होगा, क्योंकि वो एक ही तरह की एनिमल्स को ईट करते हैं और उनके दरमियान में आपस में कंपटीशन शुरू हो जाएगा. जो लाइन जो है वो ज़्यादा प्रेस को जो है वो अटैक करेगा तो वो उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करेगा. इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन इकोसिस्टम. ह्यूमन एक्शंस हैव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉर देयर वेरियस नीड्स. These activities upset the balance in ecosystem and nature as well. Some human impact on balance of ecosystem or nature are given below. Urbanization. Urbanization means growing of cities. People move from villages to cities in search of better jobs, education and higher standards of living. Now cities become overcrowded. It leads to the cutting of trees to make the housing societies. अच्छा, इसमें अब इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारे इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं और इफ़ेक्ट कर रही हैं. उसमें सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो अर्बनाइजेशन है. अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि जब एक विलेज में रहने वाले लोग, क्योंकि विलेज में शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वो सिटी में मूव करते हैं बेटर जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए. तो उसके लिए उन्हें फिर शेल्टर भी चाहिए होता है, कोई रहने के लिए जगह भी चाहिए होती है. तो वो रहने के लिए जो फॉरेस्ट है उनको और जो क्रॉप फील्ड्स वगैरह हैं उनको क्लियर कर देते हैं वहाँ पे और हाउसिंग सोसाइटीज़ बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें जो एक बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है. दूसरा ये कि वो अर्बनाइजेशन होने की वजह से हमारा इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब होता है. इसके बाद है पोल्यूशन. एनी चेंज और डिस्टर्बेंस इन एनवायरनमेंट which is brought about by human activities is called pollution. Pollution is caused by pollutants which are very harmful. It increases the risk of respiratory diseases such as asthma and lung cancer. अब जो दूसरा फैक्टर है वो पोल्यूशन क्या है, वो भी ह्यूमन एक्टिविटी से कॉज होता है. अब आप देख लें कि हमारी रोड्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से और फैक्ट्रीज़ के ज़्यादा होने की वजह से, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे जो ओवरऑल एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है उसका जो रेट है वो बहुत हाई हो गया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा पूरा एक इकोसिस्टम, वो चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, वो दोनों इफ़ेक्ट होते हैं. और बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ वो एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में, जैसे कि एस्थमा, लंग कैंसर, ये जो है ना ये कॉज होती हैं पोल्यूशन से. डिफॉरेस्टेशन. Deforestation means the cutting down of trees. The deforestation destroyed the habitat of wildlife. Many organisms have become extinct, while others have become endangered due to deforestation and loss of habitat. Deforestation का मतलब है कि हम जो ट्रीज़ को कट कर रहे हैं अपने यूजेज के लिए. अब वो डिफरेंट हमारा यूज़ हो सकता है. कभी हम उस ट्रीज़ को फर्नीचर को बनाने के लिए कट करते हैं, कभी हम कंस्ट्रक्शन की पर्पज़ से ट्रीज़ को कट करते हैं. तो ये जो हम ट्रीज़ को कट करते हैं इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. कुछ स्पीशीज़ इस तरह की हैं जो नेचर में पहले बहुत अच्छा सर्वाइव कर रही थी, लेकिन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ की वजह से वो एंडेंजर्ड हो गया. मतलब उनको ख़तरा है कि वो किसी भी वक्त ख़त्म हो जाएंगी या उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत मुश्किल होगी. इन स्पीशीज़ को कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जिनको ख़तरा होता है कि वो उन हैबिटेट उनका ख़त्म होने की वजह से वो दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी. तो ये डिफॉरेस्टेशन इसका मेजर कॉज है. स्ट्रेटजीज़ टू प्रिजर्व इकोसिस्टम. अब हम अपने इकोसिस्टम को किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं. ऑल्दो ह्यूमन हैव बैड इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम बट फॉर द सर्वाइवल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन फॉलोइंग स्टेप मस्ट बी टेकन टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम हेल्दी. डैम्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू सेव वाटर. मोर ट्रीज plants should be planted. Factories should be set away from population. Wildlife parks should be made to save the precious species. There should be a proper sewage system. Good quality tankers should be used in the seas and ocean to avoid oil spilling. अच्छा, अब इकोसिस्टम को बचाने के लिए जो उसने स्ट्रेटजीज़ दी हैं वो 6 स्ट्रेटजीज़ में नंबर 1 है कि हमें
अब डैम्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए वाटर को सेव करने के लिए, क्योंकि हमारा बेसिकली जो हम डिपेंडेंट है वो वाटर पे, हर स्पीशीज वाटर पे डिपेंडेंट है। तो हमें सबसे पहले वाटर को सेव करना चाहिए, डैम्स कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। नंबर 2, हमें प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तादाद से प्लांट्स को कट किया जा रहा है उस तरह से प्लांट्स को उनको ग्रो नहीं करवाया जा रहा, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना चाहिए ताकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो एक गैप कॉज हो गया वो भी फिल हो। फैक्ट्रीज़ हमें अपनी पॉपुलेशन, जो हमारे पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उनसे बाहर लगानी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रीज़ की स्मोक की वजह से और फैक्ट्रीज़ की वजह से जो हम लैंड एरिया क्लियर करते हैं उससे एक तो एनिमल्स का, प्लांट्स का हैबिटेट इफ़ेक्ट होता है, दूसरा ये कि फैक्ट्रीज़ की स्मोक की वजह से बहुत सारी डिजीज़ प्लांट्स और एनिमल में कॉज होती हैं। वाइल्ड लाइफ पार्क्स हमें बनाने चाहिए जहाँ पे हमें इस तरह की स्पीशीज़ जो कि प्रीशियस हैं, लाइक हमें किसी स्पीशी के बारे में पता लगता है कि ये नियर फ्यूचर में ये स्पीशीज़ जो है वो एंडेंजर्ड है या ये ख़त्म हो जाएगी दुनिया से, या इसकी बहुत ज़्यादा कम जो है वो तादाद में ये रह गई हैं, तो उन्हें वाइल्ड लाइफ पार्क में इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि वो वहाँ बहुत अच्छा सर्वाइव कर सके, क्योंकि हम नेचुरली उनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे अपनी डिफॉरेस्टेशन की वजह से और कभी हम पोल्यूशन की वजह से। तो उनको वहाँ पे सेव करना चाहिए ताकि वो प्रीशियस स्पीशीज़ जो हैं वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके और उनको मज़ीद बचाया जा सके। अपना सीवेज का हमारा सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। सीवेज, आपको पता है कि सीवेज वेस्ट जो है जितना भी हमारा हाउस होल्ड और फैक्ट्रीज़ का जितना भी ये वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है, वो सारा सीवेज में आता है और वो सीवेज को हमें प्रॉपर डंप करना चाहिए। इसको ड्रेन करने का हमारे पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हमारा ज़्यादातर सीवरेज जो है वो बगैर किसी ट्रीटमेंट के, उसको क्लीनिंग ट्रीटमेंट के उसको हम रिवर्स में और उसमें हम फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी वहाँ पे जो रिवर लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, वो भी इफेक्ट हो रही है। गुड क्वालिटी टैंकर्स हमें, जब हम एक कंट्री टू कंट्री या हम किसी एक जगह से दूसरी जगह पे ऑयल को हमने ट्रांसपोर्ट करना होता है, हम क्योंकि उसके लिए शिप यूज़ होते हैं, शिप हमें बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल स्पिलिंग हो जाएगी शिप में और वो हमारी जो हमारी सी लाइफ है और हमारी रिवर लाइफ, सी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसकी एक्सरसाइज में हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डिफाइन इकोसिस्टम एंड इट कंपोनेंट, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं चैप्टर में कि इकोसिस्टम के बारे में हमने स्टार्ट में ही पढ़ा है कि इकोसिस्टम वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। उसके कंपोनेंट बायोटिक और एबायोटिक हैं। हैबिटेट, डिफाइन हैबिटेट विद एग्जांपल। इसकी हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रहता है, चाहे वो एनिमल्स है चाहे वो प्लांट है, वो उसका हैबिटेट होता है। जैसे कि एक फ़िश का जो हैबिटेट है वो वाटर है, और क्योंकि ह्यूमन बींग्स लैंड पे रहते हैं तो हमारा हैबिटेट जो है वो लैंड एरिया है। व्हाट आर कार्निवोर्स? कार्निवोर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया चैप्टर में। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। एबायोटिक कंपोनेंट्स मैंने बता दिए आपको, जो सॉइल है, टेम्परेचर है, वाटर है, एयर है, ये सारे एबायोटिक। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। विच कंपोनेंट ऑफ एयर हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प आउट करता है। वाई डज वाटर कंसीडर द बेसिक नीड ऑफ वाटर? वाटर हमें इसलिए हमारी बेसिक नीड है क्योंकि हमारी बॉडी का भी 75% वाटर से मिलकर बना हुआ है और हमें अपनी डेली यूज़ के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कुकिंग है, वॉशिंग है, बाथिंग है, कोई भी आप देख लें हम प्रोसेस में जो है ना, ज़्यादातर हम डेली लाइफ में वाटर का यूज़ कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे, इसके बारे में भी आपको पता है कि प्रीडेटर जो है वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरों पे अटैक करते हैं, और जो अटैक किए जाते हैं जिनको दूसरे एनिमल्स खा लेते हैं वो प्रे होते हैं। और इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप देखें कि अगर एक लाइन है वो एक गोट पे अगर अटैक करता है, तो इसमें जो लाइन हमारे पास है वो प्रीडेटर है और जो गोट है वो हमारे पास प्रे है। डिफाइन फूड चेन। फूड चेन एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है और वो एनिमल फिर नेक्स्ट उस एनिमल को कोई और एनिमल खा लेता है, और इस तरह से डिकम्पोजर्स पे ये सिलसिला जो होता है वो उनकी एंड होता है। ये फूड चेन है। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस में डिस्कस बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इन डिटेल। अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है प्रोड्यूसर्स, जो हमने पढ़ा है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे पास आ जाता है कंज्यूमर्स।
कंज्यूमर्स के बाद है हमारे पास हमने जो डिटेल में डिस्कस किया है वो है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। हाउ ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन ईच अदर टू सर्वाइव, एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप बाय फूड चेन। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फूड चेन क्या है और कौन सा एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, और वो एंड इसका किस पे होता है फूड चेन का, डिकम्पोजर्स पे। एंड लिस्ट सम स्ट्रेटजीज टू सेव, बिकॉज ये हमने चैप्टर के बिल्कुल एंड पे पढ़ी है कि हम अपने इकोसिस्टम को किस तरह से बचा सकते हैं, उसको किस तरह से सेव कर सकते हैं।